नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम मानव भूगोल से संबंधित जो टॉपिक लेकर आए हैं और वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानव पर्यावरण की अवधारणाएं। और मानव पर्यावरण की अवधारणाओं से संबंधित हम 3 अलग अलग अवधारणाएं जो अलग अलग भूगोलवेताओं ने द्वारा प्रस्तुत की गई है उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और उनके नोट्स बनाएंगे। उससे संबंधित मैं आपको बता देता हूं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें हम निश्चयवाद पढ़ेंगे जो प्राकृतिक वातावरण को सर्वोपरि मानती है। उसके बाद में हम संभववाद को पढ़ेंगे और संभववाद जो है वो प्रकृति है, वो मानव को हर तरह की संभावनाएं प्रदान करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित कौन कौन से भूगोलवेता थे और किसने ये संकल्पनाएं दी थी, अवधारणाएं दी थी, और इन दोनों के मध्य जो अवधारणाएं तीसरी निकल के आती है जिसका नाम है नवनिश्चयवाद। और नवनिश्चयवाद है वो प्रकृति और मानव दोनों को मिला करके और उसके विकास रास्तों को एक रास्ता दिखाती है, एक राह दिखाती है। तो आज हम निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद तीनों सहकल्पनाएं पढ़ेंगे और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये सहकल्पनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे संबंधित आपके 14 से लेकर के 12 से 14 के बीच में अंक के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इससे बनने वाले छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट अवश्य कीजिएगा। और साथ साथ में आप चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज हम मानव पर्यावरण की अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं अध्ययन बिंदु। आज हम किस जो तीनों सहकल्पनाएं हैं और तीनों सहकल्पनाओं में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम अगर अध्ययन बिंदु देखें तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सामान्य परिचय, यानी जो तीनों सहकल्पनाएं हैं उनका सामान्य परिचय किस तरह से रहता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में मानव पर्यावरण का ऐतिहासिक विकास किस तरह से हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम एक एक सहकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम निश्चयवाद और निश्चयवाद का परिचय, उसमें उदाहरण और उससे संबंधित जो विद्वान थे उनके बारे में, उसके बारे में उनकी आलोचनाएं किस तरह से हुई थी निश्चयवाद की, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद में दूसरी सहकल्पनाएं आती है संभववाद और उसका परिचय पढ़ेंगे, उनका उदाहरण है, उनके विद्वान पढ़ेंगे और इसकी किस तरह से आलोचनाएं की गई थी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं 3 नंबर बिंदु, वो इन दोनों सहकल्पनाओं के बीच जो मध्य मार्ग निकाल कर लेके आती है जिसका नाम है नवनिश्चयवाद, उसका परिचय पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि इसे रुको और जाओ निश्चयवाद क्यों कहा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप क्लास देख रहे हैं और साथ साथ में आप नोट्स बना रहे हैं और सुन रहे हैं तो आपको ट्रिपल फायदे हो रहे हैं और आपके एग्जाम बहुत नज़दीक में है। इस उद्देश्य से आज ये टॉपिक लेकर के आया हूं। तो नवनिश्चयवाद में उदाहरण और उसके से संबंधित विद्वान के बारे में पढ़ेंगे। अंत में जो 4 नंबर बिंदु पढ़ेंगे वो पर्यावरण का मानव पर प्रभाव किस तरह से पड़ा था, पर्यावरण है वो मानव पर किस तरह से अपना प्रभाव स्थापित करती है। और 5 नंबर जो बिंदु पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानव का पर्यावरण पर किस तरह से प्रभाव पड़ा था। यानी इन दोनों विपरीत हम बिंदु पढ़ेंगे 4 और 5 नंबर, यानी पर्यावरण का मानव पर किस तरह से प्रभाव पड़ा और मानव का पर्यावरण पर किस तरह से प्रभाव पड़ा। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, हम सबसे पहले सामान्य परिचय देखते हैं। अगर हम मानव पर्यावरण संबंध की सामान्य परिचय की बात करें तो इस प्रकृति में आप देखोगे, यहां पर डायग्राम देख रहे हैं, और हमारे जो मानव के चारों जो भी प्राकृतिक वातावरण है वो स्थायी नहीं है। यानी
हमारे चारों ओर जो भी वातावरण है वो अस्थायी है, यानी कई ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे पेड़ पौधे हैं, ऐसे पर्वत पहाड़ पठार हैं, या मैदान है, या नदी है, झरने हैं, तालाब है, बावड़िए हैं, झीलें हैं, वो सभी अस्थायी है, या तो वो बढ़ रहे हैं या वो घट रहे हैं, यानी या तो उनका उत्थान हो रहा है या फिर उनका विनाश हो रहा है। कोई भी चीज इस पर्यावरण में स्थायी नहीं है। तो अगर हम सबसे पहले पर्यावरण उसका अटूट संबंध के बारे में चर्चा करें तो मानव और पर्यावरण का संबंध अत्यंत प्राचीन है, जो सभ्यता के विकास के साथ साथ गहरा हुआ है। मैं इसके नोट्स आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसके आराम से समझिएगा आप। यानी मानव और पर्यावरण का जो संबंध है दोनों का, यानी इंसान का और जो पर्यावरण का संबंध है वो अत्यंत प्राचीन है। यानी आदिम समय से इसका संबंध रहा है। जब मानव वनों में रहता था, यानी जंगलों में रहता था, कंदमूल पत्ते संग्रहण करता था, शिकार करता था, तब से लेकर के आज इस आधुनिक युग तक, आज जिस तरह से हम इस आधुनिक युग में औद्योगिकरण के इस युग में जी रहे हैं, इंटरनेट और मोबाइल और डिजिटलीकरण का मानव एक पुतला बन गया है। तो उस प्राचीन समय से लेकर के आज इसके दौर में किस तरह से इसका संबंध है वो अटूट रहा था, और जो सभ्यता के विकास के साथ इनका गहरा संबंध भी हुआ है। यानी हम अलग अलग सभ्यताएं पढ़ते हैं और उस सभ्यताओं में जिस तरह से मानव ने निवास किया और अपना जीवन यापन किया, और इस पर्यावरण का तब से लेकर के आज तक दोनों का एक दूसरे के प्रति गहरा संबंध रहा है। यानी मानव के बगैर ये प्रकृति फल फूल नहीं सकती है, और प्रकृति मानव के बगैर नहीं रह सकती, और मानव प्रकृति के बगैर जीवित नहीं रह सकता है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इसकी परस्पर निर्भरता की बात करें तो ये दोनों यानी मानव और जो प्रकृति है वो एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व है वो अधूरा है। तो मैंने अभी बताया था, यानी मानव के बगैर प्रकृति नहीं रह सकती है और प्रकृति के बगैर मानव जीवित नहीं रह सकता है। तो एक दूसरे का यानी दोनों का संबंध है वो बहुत गहरा संबंध है। अगर प्राकृतिक आधार की बात करें तो पर्यावरण के विभिन्न घटक जैसे स्थल रूप, जलवायु, नदियां, मिट्टी और वनस्पति ही जीवन का आधार तय करती हैं। यानी पर्यावरण के अनेक घटक होते हैं, जैसे स्थल रूप है यानी धरातल है, जलवायु है और जलवायु है वो बदलती रहती है, यानी 1000 साल 100 साल के बाद में जो बदलती है। कहीं पर बाढ़ की स्थिति होती है, कहीं पर सूखा पड़ता है, कहीं पर शीत होता है, कहीं पर शुष्क होता है, कहीं पर अर्धशुष्क होता है, तो कहीं पर आर्द्र होता है। तो इस तरह से ये जलवायु बदलती रहती है। कहीं पर नदियों का प्रकोप अत्यधिक रहता है तो कहीं पर नदियां नहीं बहती है और पीने के जल की भी समस्या होती है। कहीं पर मिट्टी उपजाऊ है तो कहीं पर मरुस्थलीय प्रकार की मृदा भी अनुपजाऊ मृदा पाई जाती है। कहीं पर संघन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है तो कहीं पर पतझड़ प्रकार के वन या कंटीली झाड़ियों के रूप में वनस्पति भी मिलेगी। तो ये सब चीजें जो प्राकृतिक पर्यावरण का आधार है वो एक मानव जीवन का भी आधार तय करती हैं। जैसे जहां पर मैदानी भाग हो, उपजाऊ मिट्टी हो, समतल धरातल हो, उपोष्ण और शीतोष्ण जलवायु हो और संघन प्रकार की वनस्पति हो, वहां पर आप देखना मानव घनत्व सबसे अधिक पाया जाएगा। जिन क्षेत्रों में अनुपजाऊ मृदा हो, नदियों का प्रकोप न हो यानी पीने का जल न हो, स्थल रूप उबड़ खाबड़ हो, तो वहां पर आप देखोगे, या गर्म स्थान हो तो वहां पर मानव घनत्व बहुत कम पाया जाएगा।
उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मरुस्थलों की ओर हम जाते हैं तो वहां पर आपको कम जनसंख्या मिलेगी, और दूसरी तरफ हम मैदानी भाग में जाएं, यानी भारत के अगर मैदानी भाग में गंगा का मैदान में जाएं तो वहां पर आपको संगन रूप से जनसंख्या पाई जाती है। तो ये प्राकृतिक आधार तय करते हैं। इसके साथ साथ में मूल आवश्यकताओं का स्रोत की बात करें तो मनुष्य की सभी मूलभूत आवश्यकताएं, जिसमें भोजन, वस्त्र और आवास, प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से ही प्राप्त होते हैं। यानी अगर मानव की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जैसे पहनने के लिए जो कपड़े हैं यानी वस्त्र, पेट पालन के लिए, अपने पोषण के लिए भोजन, और रहने के लिए उसकी आवास चाहिए, तो वो प्रकृति से ही प्राप्त करेगा। कैसे करेगा? भोजन प्राप्त करना है तो उसे कृषि करनी होगी, और कृषि से प्राप्त अनाज से ही वो भोजन प्राप्त कर सकता है। वस्त्र उसको कृषि से ही प्राप्त होते हैं। जो प्राथमिक क्रिया हमने पढ़ी है, आपने ये वीडियो नहीं देखा है प्राथमिक गतिविधियां, तो आप इस क्लास के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख भी सकते हैं मानव की प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां। तो उसमें कृषि, और कृषि से प्राप्त जो कपास है उससे वस्त्र बनाए जाते हैं, और जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत होते हैं, और प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जो कार्य करने वाले जो श्रमिक होते हैं, जिसमें कृषि आती है, उसे रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है, तो उसे वस्त्र बनाए जाते हैं। आवास होते हैं जो प्राचीन समय से लेकर के आज तक जो आवास हैं वो प्राकृतिक वातावरण से ही प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे झुग्गी झोंपड़ियों में जो मनुष्य रहते हैं उसको लकड़ी चाहिए तो वो वनों से प्राप्त करेगा, इस प्रकृति से प्राप्त करेगा। घास फूस प्राप्त करेगा तो इससे प्रकृति से प्राप्त करेगा। तो यानी जो भी मानव की मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी प्रकृति से ही प्राप्त करेगा। तो प्रकृति के बगैर हम इस संसार में जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए आज के इस आधुनिक युग में जो सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम की वजह से जो पेड़, और हमारे इस राजस्थान की आन बान शान जो वृक्ष के रूप में खेजड़ी को पूजा जाता है, उसको जिस तरह से काटा जा रहा है वो भी हमारे लिए आगे के परिणाम के लिए बहुत चिंताजनक विषय भी है। तो ये हमारे लिए एक गौर करने के विषय भी है कि हम अगर एक पेड़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसकी जगह हमें 15 पेड़ और लगाने चाहिए। और ऐसे नहीं कि हमने 15 पेड़ लगा दिए, उस 15 पेड़ को 2 साल तक उसकी रखवाली करें। जिस तरह से घर में एक मासूम बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उसी तरह से हम एक पेड़ का पालन पोषण करें, उसको उसी तरह से पालें। तो यानी जो भी मानव की आवश्यकताएं हैं वो इसी प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं। इसके साथ साथ में प्रकृति की अगर प्रधानता की बात करें तो प्रारंभिक दौर का मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था और प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही जीवन जीता था। यानी प्रारंभिक समय में, यानी जब मानव आदिवासी के रूप में इन वनों में भटकता था और वो पूरी तरह से इस प्रकृति पर ही निर्भर था, क्योंकि उसे भोजन प्राप्त करना होता था तो वो इसे प्रकृति से प्राप्त करता था। यानी जैसे कंदमूल इकट्ठे करने, फल प्राप्त करने, या फिर पत्तों का संग्रहण करना, या फिर मांस प्राप्त करना, तो वो प्रकृति से ही करता था। और प्रकृति के नियमों के अनुसार उस समय भी मानव प्रकृति का महत्व जानता था कि किस तरह से हम आज इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ियां हैं वो किस तरह से अपना जीवन यापन करेगी, तो उनको पता था। तो वो उन नियमों के उस दायरे में रह करके ये सब चीजें करता था। अगर हम तकनीकी परिवर्तन की बात करें तो आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक के विकास से मानव ने प्रकृति के साधनों में अपनी सुविधापूर्ण परिवर्तन भी किए हैं। यानी इस आधुनिक युग में मानव, ये विज्ञान का युग है, ये तकनीक का युग है, और इस तकनीकी युग में मानव जिस तरह से इस पर्यावरण के साथ, इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, वो प्रकृति के साथ में अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारा बदला जरूर लेगी। ये आप अवश्य
मान लीजिए कि आज हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, एक दिन प्रकृति इस मानव समुदाय को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। अगर दो तरफा संवाद की बात करें, जहां प्रकृति मनुष्य को प्रभावित करती है और मानवीय गतिविधियां प्रकृति को प्रभावित करती है, तो ये मैं कह रहा हूं कि मानव है वो प्रकृति के बगैर नहीं रह सकते और प्रकृति मानव के बगैर नहीं रह सकती है, और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये दो तरफा संवाद है, यानी दोनों एक दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं। अगर सतत विकास की आवश्यकता की बात करें, तो भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वर्तमान समय में सतत विकास की अवधारणा को अपनाना सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये आता है कि सतत विकास होता क्या है, यानी वर्तमान में जो हम निर्णय ले रहे हैं, उस वर्तमान निर्णय को देखते हुए हम भावी पीढ़ियों के लिए भी उसको देखना चाहिए कि भावी पीढ़ी आने वाले समय में इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो वो होता है सतत विकास, यानी लगातार विकास करना। तो आने वाले हम अगर एक पेड़ को काट रहे हैं, तो उस पेड़ को काटने से पहले हमें सोचना चाहिए कि अगर आज हम पेड़ काट रहे हैं तो आने वाले समय में इसके परिणाम है वो क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या उसके सकारात्मक परिणाम होंगे। तो तब हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि हाँ, हम पेड़ को काट सकते हैं। तो यानी सतत विकास होना चाहिए इसमें। तो हेडिंग डाल लीजिए सामान्य परिचय। हाँ जी, सामान्य परिचय हेडिंग डालिए। सामान्य परिचय में नोट कीजिए, मानव पर्यावरण संबंध, मानव पर्यावरण संबंध भूगोल का, मानव पर्यावरण संबंध भूगोल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जो यह स्पष्ट करता है कि मानव और प्राकृतिक वातावरण, मानव और प्राकृतिक वातावरण एक दूसरे से, प्राकृतिक वातावरण एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, गहराई से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण में स्थल रूप, जलवायु, मिट्टी, जल, वनस्पति, खनिज आदि पर्यावरण में स्थल रूप, जलवायु, मिट्टी, जल, वनस्पति, खनिज आदि प्राकृतिक तत्व शामिल होते हैं, प्राकृतिक तत्व शामिल होते हैं
मानव अपनी आवश्यकताओं भोजन मानव अपनी आवश्यकताओं भोजन वस्त्र आवास परिवहन भोजन वस्त्र आवास परिवहन और उद्योग की पूर्ति के लिए इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है प्रारंभिक समय में मानव पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित था वह प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को ढालता था जैसे ठंडे प्रदेशों में ऊनी वस्त्र और गर्म प्रदेशों में ऊनी वस्त्र और गर्म प्रदेशों में सूती वस्त्रों का प्रयोग करता था। यानी मानव को उस समय भी पता था कि अगर हम शीत प्रदेश में रह रहे हैं तो ऊनी वस्त्रों को धारण करें। अगर ऊनी वस्त्र पहनेंगे तो वहां हमारे जो शरीर को क्या रखेंगे, गर्म रखेंगे। और अगर गर्म प्रदेशों में निवास कर रहे हैं तो वो सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सूती वस्त्र अपने शरीर को ठंडा रखते हैं। गर्म प्रदेशों में सूती वस्त्रों का प्रयोग करता था। समय के साथ तकनीकी विकास हुआ और मानव ने प्रकृति में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। तकनीकी विकास हुआ और मानव ने प्रकृति में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। मानव पर्यावरण संबंध स्थिर नहीं है।
मानव पर्यावरण संबंध स्थिर नहीं है, बल्कि यह समय स्थान और तकनीकी प्रगति के अनुसार समय स्थान और तकनीकी प्रगति के अनुसार बदलता रहता है, यह संबंध कभी निर्भरता का, कभी संघर्ष का, और कभी सहयोग का रूप ले लेता है, आधुनिक युग में इस संबंध को संतुलित बनाए रखना, आधुनिक युग में इस संबंध को संतुलित बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अनियंत्रित दोहन से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अनियंत्रित दोहन से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों सामान्य परिचय, मानव पर्यावरण की जो अवधारणाएं हम पढ़ रहे हैं उसका सामान्य परिचय के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मानव पर्यावरण का ऐतिहासिक विकास। तो मानव पर्यावरण दोनों का ऐतिहासिक विकास यानी इतिहास के दौर में किस तरह से हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो आदिम काल के बारे में बात करें तो आदिम जो समय था यानी प्राचीन समय था वो शिकार और संग्रहण पर ही निर्भर था, क्योंकि मानव या तो शिकार यानी आखेट करता था या फिर संग्रहण करता था, वो भी फल पत्ते इनका संग्रहण करता था। यानी शुरुआती दौर में मनुष्य केवल शिकारी और संग्रहण करता था, जो भोजन के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। यानी अगर उसे शिकार करना है तो उन्हें वन में जाना होगा, उसे संग्रहण करना है तो भी उन्हें वनों में जाना होगा। तो यानी अगर वो कोई भोजन से संबंधित कोई भी वस्तु प्राप्त करनी है तो उसे कहां पर, प्रकृति पर ही निर्भर रहना होता है। तो यानी मानव किस पर निर्भर था प्राचीन समय में, इसी प्रकृति पर ही निर्भर था। अगर प्राकृतिक आश्रय की बात करें तो स्थायी घर नहीं थे, गुफाओं और पेड़ों जैसे प्राकृतिक आश्रयों में ही जीवन व्यतीत करता था। यानी मानव के पास में स्थायी घर नहीं होता था,
क्योंकि मानव उस समय क्या था, घुमक्कड़ जीवन था, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, इस तरह से वो प्रवासी जीवन के रूप में अपना जीवन यापन करता था। और वो गुफाओं में रहते थे या फिर पेड़ों के आसपास है वो अपनी अस्थायी आवास बना करके ही रहते थे। तो यानी वो जीवन यापन जो करता था वो प्राकृतिक यानी इस प्रकृति का आश्रय लेकर के ही करता था। अगर कृषि क्रांति की बात करें तो कृषि क्रांति के बाद में मानव का जीवन है वो स्थायी रूप हुआ था। यानी मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया था और कृषि करना प्रारंभ किया, उसके बाद में मानव ने एक जगह स्थायी जीवन है वो यापन शुरू किया था। यानी खेती या कृषि की शुरुआत ने मनुष्य को एक जगह रुकना सिखाया, यानी मानव को एक जगह पर ठहरना यानी रुकना सिखा दिया। क्योंकि कृषि करने में फसल की बुआई करने से लेकर के फसल जब तक काटी जाती है और निकाली जाती है तब तक 3 या 4 महीने का समय लगता है। अब 3 या 4 महीने का समय लगता है तो उन्होंने घुमक्कड़ जीवन छोड़ दिया और मानव वहीं पर अपनी कृषि थी वहीं पर अपने आवास बना करके जीवन शुरुआत कर दी। उसके बाद में मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया और पशुपालन शुरू किया और कृषि शुरू की तो एक स्थान पर ही रहना शुरू कर दिया, जिससे बस्तियां और सभ्यताएं विकसित हुई। अब यानी मानव ने अपना परिवार था, 5-7 लोग सदस्य थे, वो वहां पर रुके। उसके बाद में और लोग आए, वहां पर कृषि की उसके से उसका दायरा है वो बढ़ता चला गया और दायरा बढ़ने की वजह से मानव की वहां पर बस्तियों का आकार है वो बड़ा हो गया। और जो हम प्राचीन जो सभ्यताएं पढ़ रहे हैं, कालीबंगा सभ्यताएं पढ़ रहे हैं, पीलीबंगा सभ्यताएं पढ़ रहे हैं, आहड़ सभ्यताएं पढ़ रहे हैं, बेराट सभ्यताएं पढ़ रहे हैं, ये सभ्यताएं वो थी जिन्होंने मानव ने अपना स्थायी जीवन व्यतीत किया था। ठीक है ना, जो आज वो सभ्यताएं हमें अवशेष के रूप में मिलती है। अगर औद्योगिक क्रांति की बात करें तो मशीनों के आने से प्रकृति पर मनुष्य का प्रभाव बड़े पैमाने पर बढ़ गया और उत्पादन के नए तरीके शुरू हो गए। यानी ये इस समय टेक्नोलॉजी और मशीनीकरण का जो युग आया है, इससे मानव का जो प्रभाव था वो इस पर्यावरण पर और बढ़ गया है और मानव ने उत्पादन जो पहले जो सीमित होता था अब अपने उत्पादन के नए तरीके भी शुरू कर दिए अपने लाभ के लिए। अगर शहरीकरण एवं पर्यावरण परिवहन की बात करें तो शहरों के विस्तार और तीव्र परिवहन साधनों ने प्राकृतिक क्षेत्रों को मानव बस्तियों में बदल दिया। यानी जहां मानव की जनसंख्या बढ़ना शुरू होगी और जैसे जैसे मानव की संख्या बढ़ना शुरू होगी वहां पर शहरीकरण का विकास हो गया। अब शहरीकरण का विकास हुआ तो उसके साथ साथ में परिवहन के साधनों का भी विकास हो गया। तो मानव एक स्थान से दूसरे स्थान में आसानी से आना और जाना के लिए परिवहन के साधनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और मानव एक स्थायी बस्ती के रूप में जीवन यापन करना शुरू किया। संसाधनों का दोहन, विकास की अंधी दौड़ में प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, खनिज का अत्यधिक और अनियंत्रित इस्तेमाल होने लगा। यानी संसाधनों का दोहन जिस तरह से हो रहा है वो हम जिस तरह से हर देश है वो विकास की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है, परंतु उसके कोई दुष्परिणाम प्रभाव नहीं है कि हमें आने वाले समय में उसके जो परिणाम क्या निकल कर आएंगे। जिस तरह से मान लीजिए कि हमें उद्योग की स्थापना, लोह इस्पात उद्योग की स्थापना करनी है, लोह इस्पात के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कोयले की आवश्यकता पड़ेगी, लोहे ऐसे की आवश्यकता पड़ेगी, अन्य उससे इस्पात में मिलने वाले जो सामग्री है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यानी अगर उसके दायरे को बढ़ाना है तो अंधाधुंध तरीके से खनन क्रिया है वो करना शुरू कर दिया। अब अंधाधुंध तरीके से खनन क्रिया हो रही है तो या अनियंत्रित इस्तेमाल हो रहा है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, आने वाले समय पर पड़ेगा। ठीक है ना, तो यानी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए ये एक चिंता का भी विषय है। पर्यावरणीय असंतुलन की बात करें
तो संसाधनों के अधिक दोहन से प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा हो जाएगा। यानी पर्यावरणीय असंतुलन ऐसे होगा क्योंकि आज परिवहन के साधन इतने ज्यादा है, औद्योगिक विकास इतना ज्यादा है कि उससे निकलने वाला जो धुआं है उससे क्या हो रहा है, हमारे इस प्रकृति को क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, यानी प्रदूषित हो रही है। और जिस तरह से प्रदूषित हो रही है उससे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो लगातार उसकी मात्रा बढ़ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो यानी पृथ्वी के धरातल पर तापमान है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग यानी तापमान लगातार, यानी हम देख रहे हैं ग्रीष्म ऋतु में तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस 52-55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वो इसी के ही परिणाम है। अभी अभी तो ये कुछ भी नहीं है, 50-55 ही है, आगे देखना मानव निवास के लिए ये पृथ्वी इस तापमान को सहन नहीं कर पाएगी। मानव निवास के लिए ये पृथ्वी क्या हो जाएगी, प्रतिकूल हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन हो रहे हैं, पेड़ पौधे हैं उनकी मात्रा लगातार कम हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर संतुलन एवं सतत विकास की बात करें तो आज के समय में इस असंतुलन को रोकने के लिए सतत विकास ही एकमात्र रास्ता है। सतत विकास यानी हम कम विकास करें परंतु वो लगातार हो, ऐसे नहीं कि हमने हमारे देश ने 10 महीने है वो तीव्र गति से विकास किया, अत्यधिक मात्रा में उसे कच्चा माल प्राप्त हुआ और उसने उसका दोहन कर लिया, फिर उसके बाद में वो वहीं पर बंद कर दिया। ऐसे नहीं, सीमित मात्रा में हो और वो विकास लगातार हो, उसे बोलते हैं सतत विकास। तो सतत विकास ही आज के इस पर्यावरण को और मानव दोनों के संतुलन को बनाए रखने का एकमात्र साधन है। तो आगे आप हेडिंग डाल लीजिए, मानव पर्यावरण का ऐतिहासिक विकास। हाँ, 2 नंबर हेडिंग डालना है, मानव पर्यावरण का ऐतिहासिक विकास। ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, नोट कीजिए इसमें, मानव पर्यावरण का संबंध मानव पर्यावरण का संबंध का विकास विभिन्न ऐतिहासिक चरणों में हुआ है। मानव पर्यावरण संबंध का विकास विभिन्न ऐतिहासिक चरणों में हुआ है। आदिम मानव, आदिम यानी प्राचीन मानव, आदिम मानव या प्राचीन मानव पूर्णतः प्राकृतिक शक्तियों के अधीन था, पूर्णतः प्राकृतिक शक्तियों के अधीन था। शिकार और संग्रहण उसका, शिकार और संग्रहण उसका मुख्य व्यवसाय था। शिकार और संग्रहण उसका मुख्य व्यवसाय था। इस काल में मानव का पर्यावरण पर प्रभाव नगण्य था। इस काल में मानव का पर्यावरण पर प्रभाव नगण्य था।
कृषि क्रांति के बाद मानव ने कृषि क्रांति के बाद मानव ने स्थायी निवास बनाना प्रारंभ किया। स्थायी निवास बनाना प्रारंभ किया। उसने भूमि की जुताई, उसने भूमि की जुताई, सिंचाई और पशुपालन आरंभ किया। सिंचाई और पशुपालन आरंभ किया। इससे पर्यावरण पर उसका प्रभाव बढ़ने लगा। पर्यावरण पर उसका प्रभाव बढ़ने लगा। औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक क्रांति के बाद मानव पर्यावरण संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मानव पर्यावरण संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मशीनों, कारखानों और परिवहन साधनों के विकास ने मशीनों, कारखानों और परिवहन साधनों के विकास ने प्राकृतिक संसाधनों के तीव्र दोहन को बढ़ावा दिया। तीव्र दोहन को बढ़ावा दिया। 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिक प्रगति के साथ 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिक प्रगति के साथ मानव ने पर्यावरण को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित की। परंतु इसके परिणाम स्वरूप
किंतु इसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण, वनों की कटाई, प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई, इस प्रकार मानव पर्यावरण संबंध का, इस प्रकार मानव पर्यावरण संबंध का ऐतिहासिक विकास, मानव पर्यावरण संबंध का ऐतिहासिक विकास आश्रित अवस्था से नियंत्रण और आश्रित अवस्था से नियंत्रित और अब संतुलन की आवश्यकता तक पहुंच गया है। अब संतुलन की आवश्यकता तक पहुंच गया है। मानव पर्यावरण की निम्न अवधारणाएं हैं। मानव पर्यावरण की निम्न अवधारणाएं हैं। 1 नंबर डाल लीजिए निश्चयवाद, 2 नंबर है संभववाद और 3 नंबर है नवनिश्चयवाद। निम्न अवधारणाएं हैं, 1 नंबर निश्चयवाद, 2 नंबर संभववाद और 3 नंबर नवनिश्चयवाद। अब हम इन तीनों अवधारणाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आगे हम देखते हैं निश्चयवाद और उनका जो परिचय है वो किस तरह से है और इसको पर्यावरणवाद क्यों कहते हैं या प्रकृतिवाद क्यों कहा जाता है। तो ये जो निश्चयवाद है इसे प्रकृतिवाद भी कहा जाता है और उन्होंने प्रकृति को ही मुख्य माना था। तो ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें, इसका इतिहास किस तरह से है, तो यह 19वीं शताब्दी का सबसे प्रमुख भौगोलिक सिद्धांत है जो प्रकृति की सर्वोच्चता पर बल देता है। यानी 19वीं शताब्दी में निश्चयवाद की अवधारणा है वो पनपी थी और भौगोलिक, ये इसको भौगोलिक सिद्धांत भी कहा जाता है और निश्चयवाद में प्रकृति को ही सर्वोच्च माना है। यानी प्रकृति पर ही इन्होंने बल दिया है कि आज हम प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करेंगे तो कल, या हम आज प्रकृति को नष्ट करेंगे तो कल प्रकृति है वो मानव समुदाय को नष्ट कर देगी। और इसके बाद में प्रकृति का दास क्यों कहा है, इस विचारधारा के अनुसार मानव को, यानी जो मानव है, प्रकृति का दास माना गया है जो प्राकृतिक नियमों से बंधा है। यानी निश्चयवाद में कहा है कि मानव या मनुष्य है वो इस प्रकृति का दास है, यानी स्वामी नहीं है बल्कि वो इसका दास है। जब प्रकृति जो संकेत देती है उस संकेत का उसको पालन करना चाहिए।
अगर उसका पालन हमने नहीं किया, प्रकृति को हमने अनदेखा कर दिया, तो आने वाले समय में प्रकृति हमें बर्बाद कर देगी, हमें विनाश की ओर लेकर के जाएगी। तो यानी उस प्रकृति या उस प्राकृतिक नियमों से मानव है वो बंधा हुआ है। पर्यावरणीय नियंत्रण की बात करें तो पर्यावरणीय नियंत्रण में यह माना जाता है कि पर्यावरण ही मनुष्य के जीवन, सोच और कार्यों को पूर्णतः नियंत्रित करता है। यानी ये पर्यावरण ही है या ये प्रकृति है, ये वातावरण ही है जो मानव को किस तरह से जीवन यापन करना है, उसकी किस तरह से उसकी सोच है, किस तरह से वो कार्य कर सकता है और उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, तो वो ही उसके नियंत्रित करता है। ठीक है ना। तो यानी मानव का जो जीवन है, उनकी सोच है, उनके जो कार्य है, वो क्या करता है, नियंत्रित करता है उसको। जलवायु की अगर भूमिका की बात करें तो जलवायु की जो भूमिका है कि जलवायु को मानव के स्वभाव, कार्य क्षमता और स्वास्थ्य का प्रमुख निर्धारक तत्व माना गया है। यानी जलवायु जो है वो मानव का स्वभाव किस तरह से है, यानी जिस तरह से हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निवास करते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या फिर भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वो मानव निवास के लिए दुष्कर जलवायु है। ठीक है ना। अरस्तु ने कहा था कि भूमध्य रेखीय जलवायु मानव निवास के लिए दुष्कर जलवायु, क्योंकि वहां पर मानव निवास नहीं कर सकता है, क्योंकि मानव अपने आप को उस जलवायु के अनुसार नहीं डाल सकता है, क्योंकि वहां पर एक दिन में 3 ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ठीक है ना। किस तरह से, सुबह से लेकर के 12 बजे तक अत्यधिक मात्रा में तीव्र तापमान होता है, यानी ऊष्मा अधिक होती है क्योंकि सूर्य वहां पर लंबवत चमकता है। उसके बाद वहां पर दोपहर के बाद में सवैनीय वर्षा होती है तो वर्षा ऋतु होगी। रात्रि के समय शीत ठंड होती है तो शीत ऋतु का प्रकोप होता है। इसलिए मानव उन 3 ऋतुओं का एक दिन में अपने आप को नहीं डाल सकता है, इसलिए मानव निवास के लिए वो दुष्कर जलवायु होती है। आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव की अगर बात करें तो किसी क्षेत्र के स्थलरूप जैसे पर्वत या मैदान पठार हो, वहां की आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप तय करते हैं। यानी मानव अगर मैदानी भाग में निवास कर रहा है तो उसमें कृषि भी कर सकता है, वहां पर उद्योग धंधे भी है, वहां पर परिवहन के साधन भी से है, तो वो संपन्न होगा। अगर वो पर्वतीय क्षेत्र पर है तो उनको न तो परिवहन की सुविधा मिल पा रही है, न वहां पर उसको कृषि करने के लिए उपजाऊ मिट्टी है, तो वहां पर वो पिछड़े हुए रूप में मानव जीवन यापन करेगा। अगर जीवन शैली का निर्धारण की बात करें तो उपलब्ध प्राकृतिक वातावरण ही यह तय करते हैं कि मनुष्य का खान पान, उनका पहनावा, रहन सहन कैसा होगा। ये उसकी जीवन शैली उसी प्रकृति पर ही निर्भर करती है। जैसे हम शीत क्षेत्रों में निवास करेंगे तो हमें ऊनी वस्त्र पहनने होंगे, और जिस तरह से हम जनजातियां पढ़ते हैं, एस्किमो जनजाति जिस तरह से हमने पढ़ी है, और एस्किमो जनजाति है वो शीत क्षेत्रों में निवास करती है, तो वो किस तरह के वस्त्र पहनती है, या तो चमड़े के बने हुए या ऊनी सूती वस्त्र आधुनिक युग में वस्त्र पहनती है। अगर हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर मान प्रजातियां हैं वो अपने आप को अर्धनग्न के रूप में होती है, यानी कम वस्त्र पहनती है वो लोग। ठीक है ना। तो यानी उसकी जीवन शैली है वो ही प्रकृति ही, उसकी जलवायु ही है वो निर्धारण करती है। उसके बाद में मानव की निष्क्रिय भूमिका क्या होती है कि इस सिद्धांत में मानव की भूमिका निष्क्रिय माना गया है,
जो केवल प्रकृति के आदेशों का पालन करता है। यानी मानव है वो आप खुद निर्णय नहीं ले सकता है, वो उसी प्रकृति का दास है और उसी प्रकृति जो निर्णय देती है उसी के अनुसार या उसके आदेश है, उस आदेश की उसको पालना करनी होती है और उसी के आदेश के अनुसार है वो कार्य है वो करता रहता है। प्रकृति सर्वोच्च शक्ति क्यों है? क्योंकि यह विचारधारा प्रकृति को एक सर्वोच्च और अपरिवर्तनीय शक्ति के रूप में स्वीकार करती है। यानी प्रकृति को ही सर्वोच्च माना है, मानव को नहीं माना है। प्रकृति ही सर्वोच्च सर्वा है, ठीक है ना। और प्रकृति के इस दायरे में रह करके मानव अनेक क्रियाएं हैं वो कर सकता है। तो 1 नंबर हेडिंग डाल लीजिए निश्चयवाद। और आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए प्रकृति, जैसे मानव शीत ऋतु में एस्किमो जनजाति किस तरह से घर बनाता है, ये देखो आपके पीछे, जिसे इग्लू बोलते हैं। किस तरह से वो शिकार करता है, हार्पून से शिकार करता है, जो मछलियों का सील और व्हेल मछली है। उष्ण क्षेत्र में रहता है तो किस तरह से वो जानवरों के रूप में, जो रेगिस्तान के जहाज ऊंट के रूप में उसका उपयोग करता है। किस तरह से मानव झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है तो वो प्रकृति का ही इस्तेमाल करता है ना। ये सभी चीजें उसे कहां से प्राप्त होती है? इसी प्रकृति से ही प्राप्त होती है। तो हेडिंग डाल लीजिए निश्चयवाद, और निश्चयवाद में परिचय डालो। निश्चयवाद में 1 नंबर डालो परिचय। निश्चयवाद वह सिद्धांत है, निश्चयवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार, निश्चयवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन और उसकी गतिविधियों को निर्धारित करता है, उसकी गतिविधियों को निर्धारित करता है। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है। प्रकृति का दास है और उसका व्यवहार संस्कृति, उसका व्यवहार संस्कृति तथा आर्थिक क्रियाएं प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है। निश्चयवादियों का मानना था कि जलवायु
निश्चयवादियों का मानना था कि जलवायु, स्थलाकृति, स्थलाकृति और प्राकृतिक संसाधन किसी भी क्षेत्र के विकास को निर्धारित करते हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों के लोग श्रमशील कम और शीतोष्ण जलवायु वाले अधिक प्रगतिशील माने गए हैं। शीतोष्ण जलवायु वाले अधिक प्रगतिशील माने गए हैं। इस सिद्धांत में प्रकृति को सर्वशक्तिमान और मानव को निष्क्रिय माना गया। इस विचारधारा में मानव की स्वतंत्र इच्छा और तकनीकी क्षमता को कम महत्व दिया गया। तकनीकी क्षमता को अधिक महत्व दिया गया। यह विचारधारा यह विचारधारा 19वीं शताब्दी में
अधिक प्रचलित थी। यह विचारधारा 19वीं शताब्दी में अधिक प्रचलित थी। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रारंभिक अवस्था में था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रारंभिक अवस्था में था। तो ये था निश्चयवाद का परिचय। निश्चयवाद संकल्पनाएं या अवधारणाएं के बारे में हमने पढ़ा। आप इनसे अनुसार जो स्क्रीन पर जो दे रखें वो भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। जो मैं नोट्स बनवाता हूं, नोट्स बनाने के नीचे आप ये लिख सकते हो या ऊपर लिख सकते हो, ठीक है ना, उसी हेडिंग में। तो परिचय में ये आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है निश्चयवाद का उदाहरण और उससे संबंधित जो कौन कौन से विद्वान थे, भूगोलवेता थे, तो उनके बारे में भी हमें पढ़ेंगे। तो निश्चयवाद से संबंधित उदाहरण पढ़ेंगे और उदाहरण के साथ साथ में विद्वान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण देखें तो मरुस्थल में ऊंट पालन एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि इस गर्म क्षेत्र में ऊंट का पालन है वो कर सकते हैं। कैसे? जैसे मरुस्थलीय कठिन परिस्थितियों और रेत के कारण प्रकृति ने मनुष्य को परिवहन के लिए ऊंटों पर निर्भर रहने को विवश किया था। यानी इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? बैल को तो नहीं कहते, घोड़े को नहीं कहते, खच्चर को नहीं कहते, गधे को नहीं कहते हैं, भेड़ बकरियों को नहीं कहते हैं, परंतु प्रकृति ने एक परिवहन के साधन के रूप में मानव को लौटाया कि अगर मानव रेगिस्तान में निवास करता है तो उसके लिए परिवहन के साधन के रूप में ऊंट उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि ऊंट के गद्दीदार पैर होते हैं, वो उसके आंतरिक भाग तक नहीं धंसते हैं। ऊंट मरुस्थलीय क्षेत्र में जल की समस्याएं हैं, इसलिए 8 से 9 दिन तक वो प्यासा रह सकता है। वो उस शुष्क क्षेत्र में अधिक दूरी तक परिवहन कर सकता है, इसलिए मानव के लिए एक सहारा दिया, वो दिया ऊंट। ठीक है ना। तो प्रकृति जानती थी कि इस कठिन परिस्थिति में मानव के लिए ऊंट है वो एक सर्वोपरि है, तो मानव ने ऊंट को अपनाया और उसको एक साधन बनाया। नदी घाटियों में सभ्यता, उपजाऊ मिट्टी और जल की उपलब्धता के कारण ही विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं का विकास केवल नदी घाटियों में ही हुआ था। यानी नदी घाटियों का जो मानव, आज हम जो सभ्यताएं पढ़ रहे हैं और जो भी हम सभ्यताएं पढ़ेंगे वो सभी सभ्यताएं नदियों के पास में ही मिलेगी आपको, क्योंकि उस समय जल की, मीठे जल की पीने के लिए और सिंचाई के लिए आवश्यक था, इसलिए मानव ने अपना स्थायी जीवन नदी घाटियों के पास में ही बना लिया। ठीक है ना। तो यानी प्राचीन जो सभ्यताएं थी वो नदी घाटियों में ही उनका विकास हुआ था, और नदी घाटियों के पास में नदियों के द्वारा लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी थी, जलोढ़ मिट्टी थी, वो कृषि के लिए महत्वपूर्ण थी। तो इसलिए मानव ने वहां पर अपना स्थायी जीवन व्यतीत किया था। ठंडे प्रदेशों में रहन सहन, तो अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्रों में जीवन निर्वाह के लिए मोटे और ऊनी वस्त्रों का उपयोग प्रकृति द्वारा निर्धारित किया गया था। यानी शीत क्षेत्रों में निवास करते हैं तो ऊनी वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर को क्या रखती है, गर्म रखती है। अगर हम उष्ण क्षेत्र में निवास करते हैं तो सूती वस्त्र धारण करें, क्योंकि वो हमारे शरीर को क्या रखेंगे, ठंडा रखेंगे। उष्ण प्रदेशों की अगर जीवन शैली की बात करें
तो गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों के लोगों का खान पान और हल्के सूती वस्त्रों का चयन पूरी तरह पर्यावरण को अनुकूलित करता है। यानी उष्ण प्रदेशों में मानव है वो खान पान उसका अलग मिलेगा, और कपड़े जो पहनावा है वो हल्के कपड़े मिलेंगे उसको, जिससे वो केवल उष्णता से है वो बचा जा सके। ठीक है ना, तो उसका चयन करता है और पर्यावरण के अनुकूल है वो अपना जीवन यापन करता है। तो ये निश्चयवाद के उदाहरण थे। अब निश्चयवाद से संबंधित हम अनेक विद्वान भूगोलवेत्ता भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है फ्रेडरिक रेटजेल, और फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, और फ्रेडरिक रेटजेल एक जर्मन भूगोलवेत्ता था। तो इन्हें निश्चयवाद का जनक माना जाता है, और इन्होंने ही मानव को पर्यावरण की उपज बताया था। यानी फ्रेडरिक रेटजेल ने ही बताया था कि मानव है वो पर्यावरण की एक क्या है, उपज है। यानी मानव पर्यावरण के बगैर इसका उत्थान नहीं हो सकता है, इसकी उपज नहीं हो सकती है। इसलिए फ्रेडरिक रेटजेल ने मानव को पर्यावरण की उपज बताया था। उसके साथ साथ में एलेन चर्चिल सैंपोल, ये फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी। ठीक है ना, और इन्होंने तर्क दिया था कि मानव पृथ्वी की सतह की उपज है। यानी एलेन चर्चिल सैंपोल ने कहा था कि मानव है वो पृथ्वी की सतह की क्या है, उपज है। ठीक है ना, यानी मानव है वो फलता फूलता है या उसकी उपज होती है तो किससे होती है, प्राकृतिक पर्यावरण से ही होती है। अगर प्राकृतिक पर्यावरण न हो तो मानव की कल्पना करना भी संभव नहीं, इसकी उपज नहीं हो सकती है। इसके साथ साथ में एल्सवर्थ हंटिंगटन, इन्होंने जलवायु को मानव सभ्यता और प्रगति का सबसे प्रमुख कारण माना था, और इन्होंने ही अपनी एक पुस्तक लिखी थी जलवायु और सभ्यता। तो जलवायु मानव सभ्यता और प्रगति का सबसे प्रमुख कारण है वो माना था। और क्योंकि जहां पर जलवायु मानव निवास के अनुकूल थी वहां पर मानव की सभ्यता है वो पनपी थी। ठीक है ना, जहां पर मानव निवास के लिए जलवायु प्रतिकूल थी वहां पर आज हमें सभ्यताएं नहीं मिलती है। तो यानी जलवायु है वो मानव की सभ्यता प्रगति का सबसे प्रमुख कारण मानता है। ये किसने कहा था, ये कहा था एल्सवर्थ हंटिंगटन ने। अगर सिद्धांत का ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो यह सिद्धांत भूगोल के विकास में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ, और जिसने मानव पर प्रकृति के प्रभाव को वैज्ञानिक रूप से समझाया था। तो ये सबसे पहले जो सहकल्पना अवधारणा आई थी निश्चयवाद, ये मानव पर प्रकृति के प्रभाव को एक वैज्ञानिक रूप से समझाया गया था, और ये एक उस समय मील का पत्थर यानी एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में उभरी थी। तो डाल लीजिए निश्चयवाद उदाहरण और उससे संबंधित विद्वान। लिखिए, निश्चयवाद की प्रमुख समर्थकों में, निश्चयवाद के प्रमुख समर्थकों में फ्रेडरिक रेटजेल, यहां पर भी आप इसके देख सकते हैं, ये फ्रेडरिक रेटजेल, ये फ्रेडरिक रेटजेल, एलेन चर्चिल सैंपोल, ये आप देख सकते हैं एलेन चर्चिल सैंपोल, फ्रेडरिक रेटजेल, एलेन चर्चिल सैंपोल और एल्सवर्थ हंटिंगटन, ये देख सकते हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन,
आदि शामिल थे। आदि शामिल थे। रेटजेल ने मानव को रेटजेल ने मानव को प्रकृति का उत्पाद माना और मानव को प्रकृति का उत्पाद माना और कहा कि मानव समाज का विकास भौगोलिक परिस्थितियों से मानव समाज का विकास भौगोलिक परिस्थितियों से निर्धारित होता है। भौगोलिक परिस्थितियों से निर्धारित होता है। हंटिंगटन ने जलवायु को सभ्यता के विकास का मुख्य कारक माना। हंटिंगटन ने जलवायु को सभ्यता के विकास का मुख्य कारक माना। रेटजेल को निश्चयवाद का जनक माना जाता है। रेटजेल को निश्चयवाद का जनक माना जाता है। और इन्होंने ही मानव को पर्यावरण की उपज बताया। पर्यावरण की उपज बताया। रेटजेल की शिष्या एलेन चर्चिल सैम्पुल रेटजेल की शिष्या एलेन चर्चिल सैम्पुल जिन्होंने तर्क दिया कि मानव
पृथ्वी की सतह का उपज है, मानव पृथ्वी की सतह का उपज है, जबकि एल्सवर्थ हटिंगटन ने जलवायु को मानव सभ्यता और प्रगति को सबसे मुख्य कारक माना है, सबसे मुख्य कारक माना है। इसी में लगा लो उदाहरण, हाँ इसी में डालो उदाहरण। मरुस्थलीय क्षेत्रों में विरल जनसंख्या और घुमंतू जीवन पर्वतीय क्षेत्रों में कठिन जीवन और सीमित कृषि पर्वतीय क्षेत्रों में कठिन जीवन और सीमित कृषि, उपजाऊ मैदानों में घनी जनसंख्या और उन्नत सभ्यता का विकास हुआ। अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में इसमें 2 नंबर लगा लेना, 2 नंबर उदाहरण के लिए, उदाहरण में 2 नंबर है। अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में जीवन निर्वाह के लिए मोटे और ऊनी वस्त्रों का उपयोग,
उन्हीं वस्त्रों का उपयोग प्रकृति द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रकृति द्वारा निर्धारित किया गया है। 3 नंबर उदाहरण डाल लीजिए। हाँ, उदाहरण में 3 नंबर लिखिए। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में लोगों का खान पान और हल्के सूती वस्त्रों का चयन पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल होता है। पर्यावरण के अनुकूल होता है। तो ये थे निश्चयवाद के उदाहरण और उससे संबंधित जो विद्वान थे यानी भूगोलवेता थे जिन्होंने इनका समर्थन किया था निश्चयवाद से कल्पनाओं का। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है कि निश्चयवाद की आलोचनाएं क्यों की गई थी। तो आलोचना पढ़ेंगे कि निश्चयवाद की कुछ भूगोलवेता आते हैं और उसकी आलोचनाएं होती है। आलोचनाएं क्यों की गई थी इसकी कि और इन्होंने बताया था कि मानव है वो प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति का दास है और प्रकृति है इसका स्वामी है। फिर भी उनकी आलोचनाएं क्यों की गई थी। तो हम इतने बड़े भूगोलवेता थे उनकी भी आलोचनाएं हुई है। तो हम इस पृथ्वी पर रहने वाले तुच्छ इंसान हैं तो हम जो भी कार्य करते हैं उसकी हमारी भी आलोचना ही होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको बता देता हूं कि हमारे चारों ओर जो भी पर्यावरण है हम जिस माहौल में जिस पर्यावरण में रहेंगे उसी तरह से हमारी बुद्धि है वो मस्तिष्क है वो कार्य करेगा। हमने जैसे मित्र बनाए हैं हमने जैसे दोस्त बनाए हैं उसी के अनुसार हमारा व्यवहार निर्भर करता है। तो हम जो कार्य की शुरुआत कर रहे हैं जो भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं हमारे सामने 2 तरह के लोग आएंगे। एक सकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आएंगे, दूसरे नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग भी आएंगे। अब आप पर निर्भर करना है कि हम उस दोनों मार्गों पर हम कौन सा मार्ग छोड़ना है और कौन से मार्ग पर हमें चलना है। ऐसा उन दोनों का कौन सा मार्ग है जो हमें उस लक्ष्य की ओर लेके जा सकता है और ऐसा कौन सा मार्ग है जो उस लक्ष्य से हमें अधूरा छोड़ सकता है। तो आपकी सोच पर निर्भर करता है कि हम उस सकारात्मक लोगों के साथ में रहें जो हमें हर समय मोटिवेट करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमें लोग बहुत सारे कहेंगे। विश्व की बात करें तो लगभग 9 अरब लोग हैं। भारत की बात करें तो एक अकेले भारत में 140 करोड़ लोग हैं। इस 140 करोड़ लोगों में इन 9 अरब लोगों में आप एक ही हो जिसका आपका एक थंब जो अंगूठे का निशान है जो फिंगर है वो किसी से मैच नहीं होता है। आप सबसे अलग हो। फिर भी हम उन लोगों के बहकाव में आ जाते हैं और हम अपना रास्ता छोड़ देते हैं और कोई दूसरा रास्ता तय कर लेते हैं। क्यों करेंगे? हमारी जिंदगी है हमारे हिसाब से जीना हमें आता है और हमारी जिंदगी में हम एक अकेले से हैं जो कोई भी हमारा मैच नहीं करता। हम पूरी सभी चीजों को छोड़ दीजिए, हमारे फिंगर को ही मैच करवा लीजिए,
आप भगवान ने आपका एक फिंगर बनाया है, वो किसी से मैच नहीं होता है, फिर हम हमारी तुलना किसी दूसरे से कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए आलोचनाएं होगी, आलोचनाओं को नजरअंदाज कीजिए और आगे बढ़िए। आप कुछ न करोगे तो भी ये संसार आपकी आलोचनाएं करेगा, आप कुछ करोगे तो भी आपकी आलोचना होगी। ये आलोचनाएं होती रहेगी, ये जिंदगी है। एग्जाम जो आप दोगे, एग्जाम एमजीसी के एग्जाम में बैठोगे, आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठोगे, वहां पर आप जो भी स्टूडेंट बैठेंगे उनका क्वेश्चन पेपर सेम होगा, परंतु आपकी जिंदगी का क्वेश्चन पेपर सबसे अलग अलग है। तो आप दूसरों का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने में, आप जो जिंदगी खपा रहे हैं, दूसरों के पेपर सोल्व करने में आप समय बर्बाद कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि हमारी जिंदगी का खुद पेपर सोल्व करें, तो आपकी जिंदगी आसान बन जाएगी। तो ये निश्चयवाद की आलोचना है, और निश्चयवाद की आलोचना में अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें कहा गया आलोचना करने वालों को कि मानव बुद्धि की अनदेखी की गई थी। यानी आलोचना करने वाले जो भूगोलवेता थे, उन्होंने कहा कि निश्चयवाद की जो संकल्पना थी उसमें मानव बुद्धि की अनदेखी की गई थी। यानी मानव बुद्धि है, वो उस बुद्धि से कौशल किस तरह से वो कर सकता है। यह सिद्धांत मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति और उसकी रचनात्मकता को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। यानी इसमें कहा गया है कि मनुष्य किस तरह से सोचता है और उसकी सोचने की समझने की जो शक्ति है, उसकी रचनात्मकता के जो कार्य है, उसको क्या कर दिया था? नजरअंदाज कर दिया था। और हमने पढ़ा कहीं पर भी मानव बुद्धि के बारे में जिक्र नहीं किया गया था। उसके बाद में तकनीकी विकास की उपेक्षा की गई थी। यानी उन्होंने कहा था कि आज के इस वर्तमान युग में जो तकनीकें हैं, मशीनी का जो युग है, तो उसकी उपेक्षा की गई थी। तो आलोचकों का कहना है या मानना है कि इस सिद्धांत ने विज्ञान और तकनीक द्वारा लाए जा सकने वाले बदलावों को महत्व नहीं दिया गया था। यानी उन्होंने महत्व नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा था कि इस प्रकृति के दायरे में रह करके हमें किस तरह से सतत विकास करना है, ठीक है ना। तो सतत विकास के बारे में कहा था, परंतु इन्होंने कहा कि मानव जिस तरह से तकनीकी विकास, मशीनों का उपयोग कर रहा है और लगातार जो बदलाव कर रहा है, उसको महत्व नहीं दिया गया। उसके बाद में आधुनिक युग में कमजोर आधार, जैसे जैसे तकनीक बढ़ी, यह सिद्धांत कमजोर पड़ता गया, क्योंकि मानव ने प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया था। यानी जैसे जैसे तकनीकी विकास बढ़ता गया और यह सिद्धांत क्या होता गया? कमजोर पड़ता गया, और मानव ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को मानव निवास के योग्य बनाया और वहां की प्रतिकूल जलवायु को अनुकूल बना करके दिखाया था। यानी मानव ने उस प्रकृति को भी चुनौती दे दी कि हम इस प्रतिकूल जलवायु में भी अनुकूलता का परिचय दे सकते हैं। जैसे रेगिस्तान में हरियाली, इजराइल जैसे देशों और राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने साबित किया कि सिंचाई और तकनीक से रेगिस्तान को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। यानी इजराइल का जो एक मरुस्थल क्षेत्र था, उष्ण क्षेत्र था, वहां उन्होंने भी चुनौती दी थी। आज वहां पर उद्योग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, वहां पर सिंचाई के साधन हैं। भारत में थार के मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई, और वहां पर आज भी हरियाली है। पहले कुछ भी नहीं था, वहां पर एकदम सूखा, न वनस्पतियां थी, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं थे। आज इंदिरा गांधी से उसके क्षेत्र की कायाकल्प हो गई है, उस क्षेत्र में हरियाली छा गई है। उसके बाद में पर्वतों पर मानव ने किस तरह से विजय पाई थी,
तो दुर्गम पहाड़ों को काटकर सुरंगों, सड़कों का निर्माण किया और यह दर्शाता है कि स्थलरूप अब मनुष्य के लिए बाधा नहीं है, विपदा नहीं है। यानी मानव ने दुर्गम जो पहाड़ थे, बड़े बड़े पर्वत चोटियां थी, उसको काट करके मानव ने रास्ते बना दिए। उनको काट करके मानव ने परिवहन के लिए रास्ता बनाया। वहां पर मानव ने आवास स्थापित किए थे। ठीक है ना। तो पहले मानव के लिए क्या थी? एक बाधा थी, विपदा थी कि यानी मानव पर्वतीय क्षेत्रों पर निवास नहीं कर सकता है। अब मानव पर्वतीय क्षेत्रों पर निवास कर सकता है, उसके लिए भी अनुकूलन का सार किया। उसके बाद में समुद्र पर पुल निर्माण, इंजीनियरिंग के माध्यम से समुद्र पर विशाल पुल बनाना मनुष्य की प्रकृति पर बढ़ती पकड़ का एक उदाहरण है। पहले मानव को लगता था कि हम इस नदी को पार कैसे कर सकते हैं, कोई चारा नहीं था। या तो वो तैर करके एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जा सकता था, परंतु वो तैर सकता था, अपना सामान कुछ नहीं लेके जा सकता था। परंतु आज मानव के कौशल और विकास से मानव ने उसके ऊपर से पुल बना दिए। मानव ही नहीं, उससे ऊपर परिवहन के साधन बना दिए, उसके ऊपर भारी भरकम से गुजरने वाले ट्रेनें निकाल दी। ठीक है ना। तो ये एक प्रकृति को चुनौती दी है मानव ने। उसके साथ साथ में मानव प्रकृति का दास नहीं है। तो आलोचकों ने कहा, यानी निश्चयवाद ने कहा कि मानव है वो प्रकृति का दास है, परंतु आलोचकों ने कहा कि नहीं, मानव प्रकृति का दास नहीं है। मनुष्य केवल प्रकृति का गुलाम नहीं है, बल्कि वह अपनी परिस्थितियों के बदलाव करने वाला एक सक्रिय कारक है। यानी मानव प्रकृति का दास या गुलाम नहीं है, परंतु वो जैसी परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों को सक्रिय रूप में रह करके उसे निपट सकता है। तो हेडिंग डाल लीजिए आलोचना। हाँ, हेडिंग डालनी है आलोचना। हाँ, निश्चयवादी आलोचना में लिखिए, यह सिद्धांत मनुष्य की सोचने, समझने, आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हो, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मानव बुद्धि की अनदेखी। हेडिंग वाइज लिख लो, मानव बुद्धि की अनदेखी, और फिर इसके आगे लिख लो यह सिद्धांत मनुष्य की सोचने, समझने की शक्ति और यह सिद्धांत मनुष्य की सोचने, समझने की शक्ति और उसकी रचनात्मकता को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। रचनात्मकता को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। 2 नंबर है तकनीकी विकास की उपेक्षा। तकनीकी विकास की उपेक्षा। आलोचकों का मानना है कि इस सिद्धांत ने आलोचकों का मानना है कि इस सिद्धांत ने
विज्ञान और तकनीक द्वारा, विज्ञान और तकनीक द्वारा लाए जा सकने वाले बदलावों को, विज्ञान और तकनीक द्वारा लाए जा सकने वाले बदलावों को महत्व नहीं दिया गया, महत्व नहीं दिया गया। 3 नंबर डाल लीजिए, आधुनिक युग में कमजोर आधार। हाँ, आलोचना में डालना है आधुनिक युग में कमजोर आधार। लिखिए, जैसे जैसे तकनीक बढ़ी, जैसे जैसे तकनीक बढ़ी, यह सिद्धांत कमजोर पड़ता गया, यह सिद्धांत कमजोर पड़ता गया, क्योंकि मानव ने प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया है, प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया है। प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया है। 4 नंबर नोट कीजिए, रेगिस्तान में हरियाली, रेगिस्तान में हरियाली। लिखिए इसमें, इजराइल जैसे देशों और राजस्थान में, इजराइल जैसे देशों और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने साबित किया है कि, नहर परियोजना ने साबित किया है कि सिंचाई या सिंचित तकनीकी से, सिंचाई तकनीकी से रेगिस्तान को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। रेगिस्तान को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। 5 नंबर डाल लीजिए, पर्वतों पर विजय। और आप जो ये आलोचनाएं डालते हो, और आलोचना डालते हो तो आपको ध्यान रखना इसी तरह से डालनी है।
आप देखना आपके अंक में बहुत बड़ा सुधार होगा। ठीक है ना। एग्जामिनर देखेगा कि हाँ इसकी विशेषताएं लिख दी, इससे संबंधित भूगोलवेता लिख दिए, आलोचनाएं लिखी है या नहीं लिखी है। आलोचना लिखोगे तो आपके बहुत अंक में फायदा होगा। पर्वतों पर विजय लिखिए। दुर्गम पर्वतों को काटकर दुर्गम पर्वतों को काटकर सुरंगों और सड़कों को सुरंगों और सड़कों का निर्माण यह दर्शाता है कि सुरंगों और सड़कों का निर्माण यह दर्शाता है कि कोई भी स्थल रूप अब मनुष्य के लिए बाधा नहीं है। कोई भी स्थल रूप मनुष्य के लिए बाधा नहीं है। छह नंबर हेडिंग डाल लीजिए, समुद्र पर पुल निर्माण। आलोचना में डालना है समुद्र पर पुल निर्माण। लिखिए, इंजीनियरिंग के माध्यम से समुद्र पर विशाल पुल बनाना मनुष्य की प्रकृति पर बढ़ती पकड़ का उदाहरण प्रस्तुत करती है। प्रकृति पर बढ़ती पकड़ का उदाहरण प्रस्तुत करती है। सात नंबर पॉइंट डालिए आप, मानव प्रकृति का दास नहीं। मानव प्रकृति का दास नहीं। लिखिए, आलोचकों के अनुसार मनुष्य केवल प्रकृति का गुलाम नहीं है। मनुष्य केवल प्रकृति का गुलाम नहीं है, बल्कि वह अपनी परिस्थितियों में
बदलाव करने वाला, बल्कि वह अपनी परिस्थितियों में बदलाव करने वाला एक सक्रिय कारक है। बदलाव करने वाला एक सक्रिय कारक है। बदलाव करने वाला एक सक्रिय कारक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने मानव पर्यावरण की संकल्पनाओं के बारे में आज विस्तार से अध्ययन किए हैं और इस वीडियो में हमने इसके सामान्य परिचय पढ़ा है मानव पर्यावरण संबंध की अवधारणाओं में, और उसके बाद में मानव पर्यावरण का संबंध के ऐतिहासिक जो विकास किस तरह से हुआ था उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। उसके बाद में हम निश्चयवाद, और निश्चयवाद से हमने सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था, और सामान्य परिचय के बाद में उसके उदाहरण पढ़े, उसके प्रमुख को उससे संबंधित जो विद्वान कौन कौन से थे उसके समर्थन में उनके बारे में पढ़ा, और अंत में हमने उससे संबंधित जो आलोचना हुई थी तो उस आलोचना के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। तो आज के इस क्लास में इतना ही करवाएंगे, आपको निश्चयवाद एक ही करवाएंगे। हम नेक्स्ट क्लास में इसका भाग 2 है वो आपको नेक्स्ट मिलेगा। आप इसके आसान तरीके से अपने नोट्स है वो पूर्ण कर लीजिए, इसको 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। और बहुत मुख्य ये टॉपिक है, आपके 12 से 14 अंक के जो क्वेश्चन है इसमें से पूछे जाएंगे। हो सकता है आपका बड़ा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है आपके छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इसके नोट्स अवश्य बनाओगे, और मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी जो भी क्लास है वुमेन ज्योग्राफी की जो क्लास है उस क्लास से संबंधित आप संपूर्ण नोट्स बना लीजिए, और मैं आपकी गारंटी लेता हूं आपने मेरी संपूर्ण क्लास देख ली, नोट्स बना लिए, मैं कहता हूं दावे के साथ आप हर सब्जेक्ट से ज्योग्राफी में अव्वल रहेंगे। आपके जो अन्य सब्जेक्ट है और आज ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के अंक में आप मुझे बता देना, आपके अगर नोट्स बने हैं और नोट्स बनने के साथ साथ में आपने क्लास देखी है तो मेरे से गारंटी है मेरी, और आप मुझे कह देना आप कुछ भी, ठीक है ना। आपके अंक में सुधार होगा, आपके पढ़ने की जीवन शैली है उसमें परिवर्तन होगा। तो आप कंटिन्यू मेरी क्लास को देखते रहिए, आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए किस तरह से क्लास आपको लास्ट तक देखिए तो किस तरह से आपको अच्छी लगी है, और अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और साथ साथ में आप नए हैं तो सब्सक्राइब्स भी कर दीजिए। आपका स्नेह प्यार इसी तरह से बना रहे, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।